सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समुद्र समतल में। साथियों, नारी यानी महिलाओं का बखान करती ये पंक्तियां आदि और अनंत काल से स्त्री की विशालता का प्रतीक रही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विकास रथ पर सवार होकर आगे बढ़े, समाज में महिलाओं को लेकर विषमताएं भी बढ़ती गईं। जिस महिला को स्वयं ईश्वर ने श्रेष्ठ बताया, उसे मानव समाज ने हर बार पीछे धकेलने की कोशिश की है। पर ये महिलाओं के आत्मविश्वास और एकजुटता का ही प्रमाण है कि वो इन तमाम कोशिशों के बावजूद आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण को जो मजबूती मिली है, उसका काफी हद तक श्रेय जाता है हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को। आज के दिन को संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, राजनैतिक व सांस्कृतिक भेदभाव को भुलाकर एकजुट होकर मनाती हैं। महिला दिवस पर स्त्री के प्रेम, स्नेह व मातृत्व के साथ ही शक्ति संपन्न स्त्री की मूर्ति सामने आती है। 21वीं सदी की नारी ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। वो वक्त अब दूर जा चुका है जब नारी ही नारी की दुश्मन हुआ करती थी। आज ये सभी महिलाएं एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोग से पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को मिटाने की कोशिश में कामयाब हो रही हैं। महिला दिवस अब सभी विकसित व विकासशील देशों में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने और उन महिलाओं को याद करने का दिन होता है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी महिलाओं के समान अधिकारों को बढ़ावा व सुरक्षा देने के लिए विश्व भर में कुछ नीतियां, कार्यक्रम और मापदंड निर्धारित किए हैं। वैसे हमारे देश में भी आज महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा आपके मन में, आखिर इस दिन की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो साथियों, इस सवाल के जवाब के लिए हमें अपने इतिहास में जाना होगा। इतिहास के अनुसार आम महिलाओं द्वारा समान अधिकारों के लिए ये लड़ाई शुरू की गई थी और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगभग 100 वर्ष पहले मनाया गया था। उस वक्त पूंजीवाद और साम्राज्यवाद तेजी से अपने पैर पसार रहे थे। लाखों महिलाएं मजदूरी करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल पड़ी थीं। महिलाओं को पूंजीवाद से मुक्त कराने की बजाय कारखानों में उन्हें गुलाम बनाया जाने लगा। उनके परिवारों को अस्त व्यस्त कर दिया गया। अब पानी सिर से ऊपर जाने लगा था। इसीलिए सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर बहादुरी व संकल्प के साथ सड़कों पर उतरने का फैसला लिया और अपने दिलेर संघर्षों के जरिए वो शासक वर्गों व शोषकों के खिलाफ संघर्ष में कुछ हद तक जीत भी गई। तब से इसी संघर्ष और कुर्बानी की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ये दिन पूंजीवादी शोषण के खिलाफ और शोषण दमन से मुक्त नए समाज के लिए संघर्षों की कहानी का प्रतीक है। इस तरह जिन देशों में 20वीं सदी में साम्राज्यवाद की स्थापना हुई, वहां महिलाओं को मुक्त कराने के प्रयास सबसे पहले किए गए थे। साथ ही उन्हें वोट देने के अधिकार भी प्रदान किए गए। हमें समाज व प्रशासन के साथ मिलकर महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी होगी ताकि वो भी हर जगह बिना किसी चिंता व डर के आगे बढ़ सके। वैसे इन प्रयासों को सबसे ज्यादा जरूरत महिला वर्ग की ही है। उन्हें ही एकजुट होकर अपने संघर्ष को तेज करना होगा।
और अधिक से अधिक संख्या में जब महिलाएं आगे आएंगी तभी वो अपने व अपने परिवार वालों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने का सपना साकार कर सकेंगी। टेसी थॉमस और चंदा कोचर आज के समाज में विद्यमान ऐसे ही कुछ नाम हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के आगे आने के रास्ते और भी आसान कर दिए हैं। इसीलिए दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड भी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप सभी से ये अपील करता है कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में आगे आइए, उनका सम्मान करिए और उन्हें बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करिए। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने में छीन पाओ तो कोई बात बने। साथियों, जीवन संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाली इस शायरी को लिखने वाले शख्स के हुनर की तारीफ जितनी भी की जाए पर्याप्त नहीं होगी। 8 मार्च 1921 में पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में जन्मे साहिर लुधियानवी भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व कवि थे और जब इन्होंने लिखना शुरू किया उस वक्त इकबाल, फैज, फिराक जैसे शायर अपनी बुलंदी पर हुआ करते थे। ऐसे में उन्होंने जो खास लहजा व रुख अपनाया उससे न सिर्फ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई बल्कि वो शायरी की दुनिया पर भी छा गए। दुनिया के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी कुछ यूं की थी: दुनिया के तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। साहिर लुधियानवी का वास्तविक नाम अब्दुल हाई साहिर था और ये पंजाब के एक जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता ने कई शादियां की थी लेकिन पुत्र एक यही थे। इसीलिए साहिर साहब का पालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से हुआ। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है और बहुत जल्द साहिर साहब की मां ने उनके पिता से अलग रहने का फैसला लिया। इस दौरान अदालत में साहिर ने पिता की जगह अपनी मां के साथ रहने का फैसला लिया, जिस कारण पिता की जागीर से उनका संबंध भी खत्म हो गया और आगे का जीवन बेहद ही कठिनाइयों भरा गुजरा। कई बार निराशाओं ने उन्हें जीवन से मुंह मोड़ने तक की नसीहत दे दी, पर फिर भी साहिर जी ने खुद को संभालते हुए लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से आरंभिक पढ़ाई पूरी की। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने दाखिला ले लिया था और यहीं पर इनकी मुलाकात मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम से हुई थी। अमृता जी कॉलेज के दिनों से ही साहिर साहब की शेरो शायरी की बड़ी प्रशंसक हुआ करती थीं। साहिर जी को कुछ समय बाद कॉलेज से निकाल भी दिया गया, इसीलिए उन्हें जीवन चलाने के लिए कुछ छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ी। कॉलेज से निकाले जाने के बाद ही इन्होंने अपनी पहली किताब का काम करना शुरू कर दिया था और 1943 में इन्होंने तल्खियां नाम से शायरी की ये किताब प्रकाशित भी करवाई और फिर उन्होंने अदबे लतीफ, शाहकार व सवेरा जैसे कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साहिर इन सभी के साथ साथ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे। सवेरा में छपे कुछ लेखों के कारण पाकिस्तान सरकार इनसे नाराज हो गई थी और इनके खिलाफ वारंट तक जारी कर दिया गया था। इसीलिए 1949 में साहिर साहब दिल्ली आ गए और फिर कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद इन्होंने मुंबई आकर बसने का फैसला कर लिया। मैं शायर बदनाम हो मैं चला महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। मुंबई आकर साहिर साहब ने बतौर गीतकार काम करना शुरू कर दिया और 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए ने इन्हें चर्चा दिलाना शुरू कर दिया, जबकि इसके पहली बार इन्होंने 1948 में आई फिल्म आजादी की राह पर से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया था, लेकिन फिल्म की असफलता की वजह से इन्हें पहचान नहीं मिल सकी।
धीरे धीरे बड़े संगीतकारों तक भी साहिर साहब की प्रतिभा पहुंचने लगी थी और इसी बीच गुरुदत्त के निर्देशन में बनी फिल्म बाजी में इन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में संगीत था बर्मन साहब का, जबकि गीत लिखे थे साहिर साहब ने। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। भाई वाह, क्या कमाल का गाना है। साहिर जी ने बतौर गीतकार सबसे अधिक काम संगीतकार एन दत्ता के साथ किया। 1955 में आई फिल्म मिलाप के बाद इन्होंने एन दत्ता के साथ मरीन ड्राइव, साधना, धूल के फूल, दिल्ली का दादा जैसी कई फिल्मों को अपने गीतों से संवारा। जबकि इसके अलावा इन्होंने हमराज, वक्त, दाग, बहू बेगम, आदमी और इंसान, प्यासा जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत दिए। हालांकि साहिर जी ने कभी भी निकाह नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने नगमों में प्यार के एहसास को कुछ इस तरह से पेश किया कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। निराशा, दर्द, कुंठा, विसंगतियों के बीच प्रेम, समर्पण, रुमानियत से भरी शायरी करने वाले साहिर लुधियानवी के लिखे ये नगमे आज भी दिल को छू जाते हैं। शायद यही वजह है कि इन नगमों के लिखे जाने के करीब 50 साल बाद भी वो पहले की तरह ही जवां महसूस होते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। साहिर जी की लोकप्रियता काफी थी और इसीलिए जब इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर होने वाली घोषणाओं में गीतकारों का नाम दिया जाने की मांग की तो इसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया, जबकि इसके पहले तक गानों में सिर्फ संगीतकार व गायक का नाम ही बताया जाता था। साहिर जी के गीतों को सुनने के बाद उनके व्यक्तित्व को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि इनमें संजीदगी कुछ इस तरह से झलकती है कि मानो हम उनकी जीवनी पढ़ रहे हों। साहिर ही वो पहले गीतकार थे जिन्हें उनके गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। साहिर को संगीत की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए ही भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था, जबकि फिल्म ताजमहल व कभी कभी के लिए इन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सम्मान व पुरस्कार इनके जीवन में उतना मायने नहीं रखते थे, क्योंकि इनके लिए असली पूंजी हमेशा ही लोगों से मिलने वाला प्यार रही। जीवन के विषाद व प्रेम में आत्मिकता की बजाय भौतिकता और सियासी खेलों की वहशत के गीतकार व शायरों में शुमार साहिर जी ने 25 अक्टूबर 1980 को दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से अलविदा तो कह दिया, पर अपने बेहतरीन नगमों से खुद को हमारे दिलों से कभी न मिटने दिया। आज हम सभी साहिर लुधियानवी को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करते हैं। दोस्तों, अपने
अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम उसमें पहले से कुछ नया करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बिजनेस के साथ साथ उसे शुरू करने वाले का नाम भी बीते वक्त के साथ धुंधला पड़ता जाएगा। आज ही के दिन 1824 में जन्मे स्कॉटिश मरीन इंजीनियर जॉन एल्डर इतिहास का वो नाम है जिन्हें अब तक शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए याद किया जाता है। जॉन ने अपने पिता की तरह ही समुद्री मशीनों के स्टीम इंजन को बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया और कंपाउंड इंजन का निर्माण करके समुद्री आवागमन को सुगम बनाने में अहम योगदान दिया। इन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत से प्लांट्स की स्थापना की और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना जारी रखा। साथ ही कई हजार मजदूरों को उनकी रोजी रोटी भी दी। जॉन एल्डर के पिता डेविड एल्डर ने 1822 में पहला मरीन इंजन बनाया था और इसे ग्लासगो व डुम्बेटन के रास्ते के बीच लेवन नदी में स्थापित किया। डेविड ने इसके अलावा बहुत से आविष्कार किए थे और समुद्री जहाजों के इंजन की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास भी किए थे। अब पिता डेविड जैसे हो तो बेटे में उनके गुणों के पाए जाने की कल्पना तो की ही जा सकती है। स्कूल टाइम से ही जॉन ने गणित और ड्राइंग में अपनी कुशलता जग जाहिर करनी शुरू कर दी थी। अपने पिता की मदद से इन्हें जाने माने शिप बिल्डर मिस्टर नेपियर के साथ काम करने का मौका मिला। करीब 5 सालों तक बतौर ट्रेनी काम करने के बाद इन्हें नेपियर के ड्राइंग ऑफिस का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। (1852) तक जॉन बड़ी बड़ी फर्म के साथ काम तो करने लगे थे, लेकिन अभी भी बतौर मरीन इंजीनियर उनके कार्यों की सही शुरुआत नहीं हो सकी थी। 1860 में इन्होंने एक निजी फर्म के साथ जुड़कर जहाज बनाने का काम शुरू किया। हालांकि 1868 में कंपनी के साथ उनका करार खत्म हो गया था। फिर भी जॉन ने अपने काम को नहीं रोका और ऐसे इंजीनियर के रूप में पहचान बनाने में कामयाब रहे जो अकेले ही अपने आप में संपूर्ण है। उनके द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान कंपाउंड इंजन ही था। वैसे इसे कंबाइंड हाई एंड लो प्रेशर इंजन के नाम से भी पहचाना जाता है। एल्डर द्वारा इस मशीन इंजन को बनाए जाने के पहले बहुत से असफल प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन एल्डर ने इन सभी समस्याओं को समझा और अंत में प्रभावशाली कंपाउंड इंजन को बनाने में सफल रहे। ये कारनामा वही कर सकता था जिसे थर्मोडायनेमिक्स का अच्छा ज्ञान हो, और जॉन एल्डर के पास वो काबिलियत थी। 1868 से 1869 के बीच इन्होंने 18 से भी ज्यादा पावरफुल इंजनों का निर्माण किया था। वैसे जॉन एल्डर ने अपने 45 वर्ष के छोटे से जीवन में करीब 14 शिप का निर्माण भी किया था, जिनका भार करीब 27,027 टन तक था। 1869 की शुरुआत के साथ ही जॉन की सेहत ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। और साथियों, यही वो साल भी था जब जॉन एल्डर को स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एंड शिप बिल्डर्स का अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन अफसोस कि जब तक वो इस पद को ग्रहण करते, वक्त ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मौत से पहले इलाज के चलते वो लंदन भी गए थे, लेकिन लीवर में समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 17 सितंबर 1869 में उनकी मृत्यु हो गई। वो जिंदा भले ही नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो योगदान मरीन ट्रांसपोर्ट यानी समुद्री यातायात में किया गया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 2012 में एक बार फिर से इन्हें सम्मानित करते हुए स्कॉटिश इंजीनियरिंग हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया था, और आज हमारी पूरी टीम भी जॉन एल्डर व इनके योगदानों को सलाम करती है। श्रोताओं, फिल्मों की समीक्षा हम जितनी आसानी से कर देते हैं, उसे बनाने के लिए उससे कहीं ज्यादा कड़ी मेहनत की जाती है और तब जाकर उसे पर्दे तक लाया जाता है। इनमें से कई फिल्में ऐसी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। ये ऐसी छाप होती है जो आने वाले वक्त में भी अपने अनोखे काम के लिए अमिट बनी रहेगी। साथियों, आज एक ऐसे ही शख्स का जन्मदिन है जिन्होंने अब तक हमें ऐसी ही कई नायाब फिल्मों का तोहफा दिया है। भारत सरकार ने इन्हें अब तक 11 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है।
चलिए आपकी क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं और रूबरू करवाते हैं आपको जाने माने भारतीय सिनेमेटोग्राफर, निर्माता, निर्देशक एवं कलाकार संतोष सिवन से। वैसे ये तो नाम हर कोई जानता ही है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये देश में सबसे अधिक बार पुरस्कृत किए जाने वाले सिनेमेटोग्राफर अथवा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हैं। यही वो पहले सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्हें बेहतरीन कैमरा निर्देशन के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स की सदस्यता से नवाजा गया है। आज ही के दिन जन्मे संतोष सिवन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी पुणे स्थित प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। वैसे अब तक इन्होंने 45 फीचर फिल्में, करीब 41 डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत से विज्ञापनों का निर्माण किया है, जबकि आने वाले वक्त में ये संख्या दोगुनी होने की उम्मीद की जा सकती है। संतोष सिवन ने ही देश में इंडियन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स की स्थापना भी की है। 1996 में काला पानी, 1997 में इरुवर और 1998 में फिल्म दिल से में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए इन्हें 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। जबकि बतौर निर्देशक संतोष को इनका पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 43वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान हालो फिल्म के लिए प्रदान किया गया। बात अगर संतोष सिवन के बचपन की करें तो उनका भविष्य इसी से प्रेरित नजर आएगा। दरअसल इनका जन्म कलाकारों के परिवार में हुआ था। इनकी दादी ने ही इन्हें महलों की पेंटिंग व संगीत की तालीम दी। इस दौरान संतोष 19वीं सदी के मशहूर भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा के कार्यों से मुखातिब हुए। यही वो समय था जब उन्होंने सभ्यता को पहली बार पेंटिंग के जरिए देखना शुरू किया था। Most of what I am is because of my the sensibilities I've imbibed from my childhood. For example, my grandmother used to teach music and dance and all in the palace, and so every weekend when we go to her house, she would illustrate all these beautiful mythological stories with reference to how Raja Ravi Verma painted. So that used to be the illustrations, दादी के अलावा इनके पिता का साथ भी संतोष के लिए बेहद ही सकारात्मक साबित हुआ। दरअसल सिवन के पिताजी खुद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे और उन्होंने छुट्टियों में सिवन को अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। इन यात्राओं ने संतोष के भीतर लोगों को जानने व समझने की अलग ही नजर पैदा की और उन्हें विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में मदद की। उनके द्वारा बनाई गई फिल्म द टेररिस्ट को 23वें कायरो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट फिल्म का गोल्डन पिरामिड अवार्ड प्रदान किया गया। इसके अलावा 1999 में इसे नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट तमिल फिल्म से नवाजा गया। इस दौरान फिल्म को कोट किया गया था अ फिल्म स्क्रिप्टेड बाय द कैमरा लाइन के साथ। सन 2000 में द टेररिस्ट के बाद सिवन की फिल्म मल्ली को बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह हर एक फिल्म में संतोष सिवन की कलात्मकता आज भी साफ नजर आती है और यही वजह है कि वो देश में सबसे अधिक बार पुरस्कृत होने वाले सिनेमेटोग्राफर भी हैं। आज हमारी पूरी टीम की ओर से संतोष सिवन को उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और भावी जीवन में सफलता को यूं ही जारी रखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों एक नए एपिसोड के साथ हम कल जरूर मिलेंगे आपसे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में, लेकिन आज उसके लिए विदा लेनी पड़ेगी मुझे। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको मुझे देना है। आपको बताना है अंतरिक्ष यानी स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए born2beremembered@gmail.com पर और फॉलो करिए हमें facebook.com/born2beremembered पर। अपनी चुलबुली बबीता को यहीं पर दीजिए इजाजत। मिलते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में बहुत जल्द। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।